गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का 41वां सेशन है। इकोनॉमी से 7 क्वेश्चन है आज भी, जिसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी है और कुछ करंट से संबंधित भी क्वेश्चन रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है पूंजी बाजार से प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार, है ना। इसी से है। प्राथमिक पूंजी बाजार वो होता है जिसमें कंपनियां अपना नया शेयर जारी करती है। नया शेयर आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये जिस बाजार में जारी किया जाता है अपना नया शेयर जारी करती है। है ना। नया शेयर को आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जिस बाजार में कंपनियों के द्वारा नया शेयर जारी किया जाता है उसे प्राथमिक पूंजी बाजार कहा जाता है, और जिस बाजार में जहां पुराने शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है वो द्वितीयक शेयर बाजार होता है। यही प्राथमिक और द्वितीयक शेयर बाजार में अंतर है। जिसमें नया शेयर जारी होगा प्राथमिक है। यूँ समझ सकते हैं कि पूरा देश ही प्राथमिक हो जाता है, क्योंकि शेयर अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है। पहले पेपर में ही जारी कर दिया जाता था और इसके लिए अप्लाई कोई भी कर सकता है ना। पूंजी बाजार के अंतर्गत प्राथमिक बाजार नए निर्गमनों का बाजार होता है, यानी नया शेयर जारी होता है ना। तो ये कथन तो सही है कि नया शेयर जिस बाजार में जारी होता है वो प्राथमिक शेयर बाजार कहलाता है। तो ये कथन यहाँ घरेलू एवं विदेशी दोनों ही प्रकार के फंड की उगाही हो सकती है, ये सही है। द्वितीयक पूंजी बाजार पुरानी प्रतिभूतियों का व्यापार बाजार है, और पुरानी प्रतिभूतियों का कहाँ होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज में होता है, शेयर मार्केट में होता है। यानी जो शेयर मार्केट है वही द्वितीयक पूंजी बाजार होता है, जहाँ पुराने शेयरों की खरीद बिक्री होती है। जैसे भारत में ही बीएसई है, सूचकांक बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का, जहाँ से पुराने शेयरों का ही क्रय विक्रय होता है। तो ये दोनों ही कथन सही है। प्राथमिक और द्वितीयक पूंजी बाजार में यही अंतर होता है। जहाँ नया शेयर जारी किया जाएगा प्राथमिक पूंजी बाजार है, और जहाँ पुराने शेयर की खरीद बिक्री होगी वो द्वितीयक शेयर बाजार होता है। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं पूरी दुनिया में द्वितीयक शेयर बाजार के ही उदाहरण हैं। भारत में मुख्यतः 2 हैं, बीएसई और एनएसई। एनएसई तो बहुत बाद में 92 में फिरवानी समिति की अनुशंसा पर बना है, और बीएसई एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में ही बना था वो, और वहाँ का सबसे जो फेमस है सूचकांक, जो ब्लू चिप सूचकांक भी कह सकते हैं, वो सेंसिटिव इंडेक्स है, सेंसेक्स है, सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें भारत की 30 ब्लू चिप कंपनियों के शेयर रजिस्टर्ड रखे गए हैं, है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है वो उस तरह का। दूसरा, चालू खत के मद में सम्मिलित नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से प्रीलिम्स में 4 टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं। एक नेशनल इनकम से आता है, पब्लिक फाइनेंस से आता है,
मनी एंड करेंसी, मनी एंड बैंकिंग से आता है या फिर फॉरेन ट्रेड से आता है? ये क्वेश्चन फॉरेन ट्रेड से ही संबंधित है। चालू खाता में जो भुगतान संतुलन का चालू खाता, इसमें शामिल होता है वस्तु एवं सेवा व्यापार का लेन देन। यानी दृश्य एवं अदृश्य मदों के लेन देन का खाता ही चालू खाता कहलाता है। अब कृषि एवं उद्योग का निर्यात वस्तु हो गया, निजी अंतरण, निजी प्रेषण, उपहार वगैरह, ये भी चालू खाता का ही हिस्सा होता है। और सेवा व्यापार, ये भी चालू खाता का ही हिस्सा है और वस्तु और सेवा का व्यापार ही शामिल होता है। ये तीनों चालू खाता का हिस्सा है। जबकि एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई ये पूंजी खाता का हिस्सा है। पूंजी खाता में 5 बातें शामिल होती हैं। एक, ऋण होता है, सभी प्रकार का ऋण, चाहे दीर्घकालिक हो या अल्पकालिक हो, पूंजी खाते का हिस्सा है। दूसरा, निवेश, चाहे किसी प्रकार का हो, एफडीआई हो या एफआईआई हो, पूंजी खाता का हिस्सा है। तीसरा, विदेशी सहायता, ये पूंजी खाता में ही आता है। चौथा, एनआरआई की जमाएं, पूंजी खाता का हिस्सा है। और पांचवा, रुपया ऋण देनदारी, वैसा विदेशी ऋण इसका भुगतान रुपया में करना है। ये 5 ही पूंजी खाता के अंतर्गत आते हैं। शेष सभी वैदेशिक लेन देन चालू खाता पर होता है मोस्टली, और तो जो भी होता है या तो वस्तुओं के आयात निर्यात का मुद्दा होता है या फिर सेवाओं के आयात निर्यात का मुद्दा होता है। तो यही 5 है। चालू खाते पर रुपया पूर्ण परिवर्तनीय है, पूंजी खाते पर नहीं है, आंशिक ही होता है। तीसरा, नाबार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ना? यानी गलत का चुनाव करना है। नाबार्ड 6ठी योजना में बना था, छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उन्नीस 1982 में बना है, शिवरामन समिति की अनुशंसा पर। की अनुशंसा पर है। कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। पूंजी भारत सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा एवं अन्य संस्थाओं से ऋण के रूप में प्राप्त होता है। प्रतिभूति बेचकर भी ये पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। ग्रामीण विकास एवं कृषि के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है ना। एक चीज हुआ, नाबार्ड अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार, विश्व बैंक एवं अन्य एजेंसियों से ऋण प्राप्त करता है, ये भी सही है।
नाबार्ड केंद्र सरकार, गुड मॉर्निंग सुमन, केंद्र सरकार की गारंटी प्राप्त बॉन्ड एवं ऋण पत्र डिवेंचर जारी करके भी संसाधन जुटाता है, ये भी सही है। नाबार्ड की चुकता पूंजी है ना, जिससे वो कारोबार करता है, इसमें 100% भारत सरकार का हिस्सा है कि कुल पूंजी 100% भारत सरकार की है। यानी नाबार्ड लगता है 2019 में जो भी शेष शेयर बचे हुए थे आरबीआई के, जब बना था तो फिर 50-50 का अनुपात था आरबीआई और भारत सरकार के बीच। फिर धीरे धीरे उसे कम किया गया। लगता है कि 2019 से पहले उसकी पूंजी नाबार्ड में आरबीआई की 1% से भी कम रह गई थी। उस 1% से कम शेयर का जो भी मूल्य था 2019 में सरकार ने उसके लिए भुगतान करके वो शेयर भी खरीद लिया। यानी वर्तमान में नाबार्ड पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन एक संस्था है। इसकी 100% पूंजी भारत सरकार के पास ही है ना। इसको अलग से लिख लीजिए। वर्तमान में नाबार्ड में लगी 100% पूंजी भारत सरकार की है। इस प्रकार नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अधीन है। अब इसमें आरबीआई की कोई हिस्सेदारी नहीं है ना। 4-5 साल हो जाता है तभी क्वेश्चन बनाता है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन बना दे। तो 100% भारत सरकार के अधीन की संस्था है। यदि किसी अर्थ कारण बस अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में वृद्धि हो रही है, निवेश व्यय बढ़ता है यानी निवेश अधिक हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है ना। निवेश तभी होता है या बढ़ता है जब ब्याज दरों में कटौती कर दी जाती है। ब्याज दरों में कटौती करने से ऋण सस्ता हो जाता है, ऋण लेने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ जाता है ना। उपभोग व्यय यदि घट रहा है तब निवेश कहाँ से होगा, वस्तुएं बिकेंगे ही नहीं, है ना। जीडीपी में लगातार कमी आ रही है, ये भी नहीं होगा। और विदेशी व्यापार का निवेश से पर कोई प्रभाव नहीं है। तो ब्याज दर में कटौती होने से क्या होता है, ऋण सस्ता हो जाता है। ऋण सस्ता होने से ऋण लेने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित होती है, और इस प्रोत्साहन का नतीजा ही होता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ जाता है ना। कटौती से ऋण सस्ता होता है, इससे ऋण लेने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित होती है, जिससे
बढ़ जाता है। तो निवेश बढ़ने का यही कारण होता है कि ब्याज दरों में कटौती हो गई। इसलिए कभी कभी ब्याज दरों को कम करने या बढ़ाने को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच मतभेद भी उत्पन्न होते रहे हैं, है ना। ऐसा मतभेद जब चिदम्बरम थे वित्त मंत्री उस समय भी हुआ था, और जब जेटली साहब थे, अरुण जेटली, उस समय भी इस प्रकार का विवाद हुआ था, है ना। अगला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। मनरेगा के विषय में क्वेश्चन है, 3 बातें हैं इसमें। मजदूरी दर का निर्धारण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक के आधार पर किया जाता है, ये कथन सही नहीं है। मजदूरी दर का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक के आधार पर किया जाता है। यहाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक दिया हुआ है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक के आधार पर ही मजदूरी दर का निर्धारण होता है, पहली बात। दूसरी, इसमें मजदूरी दर का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। मजदूरी दर का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है, हर साल होता है। है ना। और तीसरा है कि वर्ष 2024-25 में मजदूरी दर का निर्धारण बिहार के लिए 245 रुपया प्रतिदिन किया गया है, ये सही है ना। कुछ राज्यों के लिए 370 से भी ऊपर देखे हैं, मध्य प्रदेश या किसके लिए था। तो हर साल रिवीजन होता है, केंद्र सरकार करती है। बिहार के लिए 245 रुपया है, इसलिए कि यहाँ किसी श्रमिकों की मजदूरी कम रहती है अन्य राज्यों की तुलना में। तो ये सही है, केवल ये सही है, ये दोनों कथन गलत हैं। तो केवल 3 सही है। 245 रुपया 2024-25 के लिए बिहार में मनरेगा की मजदूरी दर तय की गई है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को विदेश के किस बंदरगाह के परिचालन का अधिकार अप्रैल 2024 में मिला है। अप्रैल से पहले चाबाहार मिला था। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को चाबाहार के संचालन की जिम्मेवारी मिली है, लेकिन अप्रैल 2024 से पहले मिली है ना। पहले चाबाहार को मिला था, अप्रैल 2024 में संचालन का अधिकार मिला है। यह है सितवे बंदरगाह म्यांमार को, इसके संचालन की जिम्मेवारी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा सितवे बंदरगाह म्यांमार।
है ना। तो म्यांमार को मिला है, सितवे को मिला है। जो क्वेश्चन जब आएगा, विकल्प हम भी देना चाह रहे थे लेकिन दिमाग से निकल गया था, इसमें चाबाहार और सितवे दोनों रहेगा। पहले का अगर पूछा जाता है तो चाबाहार, अभी दो ही है। पहले चाबाहार के संचालन की जिम्मेवारी भारत को मिली थी, अब अभी हाल में अप्रैल में सितवे की मिली है। तो ये दो बंदरगाह विदेशों में हैं जिसके संचालन की जिम्मेवारी भारत सरकार को दी गई है, तो यहां सितवे ही होगा। लेकिन याद रखिएगा, चाबाहार पहले मिला है, सितवे बाद में मिला है। और क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ सबको मिलाकर अगर कहिए तो पेट्रोलियम पदार्थ कहा जाता है इन्हें। एटीएफ एरोप्लेन का जो फ्यूल होता है ना, पेट्रोलियम पदार्थ मोटे तौर पर कह सकते हैं। ये पेट्रोलियम पदार्थ पर जीएसटी की क्या स्थिति है? कभी कभी चर्चा में आता है। जब पेट्रोल का दाम बढ़ रहा था तो पेपर में आता था किस राज्य के द्वारा कितना वैट वसूल किया जा रहा है। इससे ही राज्य विशेष में पूरे देश में पेट्रोल की कीमत एक समान या डीजल की नहीं रहती है, इसलिए कि इस पर राज्यों का अपना अलग अलग बिक्री कर या वैट लग रहा है, इसलिए मूल्य में अंतर हो जाता है। जैसे यूपी की तुलना में या झारखंड की तुलना में बिहार में पेट्रोलियम पदार्थ अधिक महंगे होते हैं, है ना। इसलिए जब यूपी या झारखंड से गाड़ियां आने लगती हैं तो उधर ही अपना टंकी फुल करवाती हैं कि बिहार में अधिक पैसा लगेगा, है ना। तो इसलिए कि अभी भी इस पर वैट वसूल किया जाता है राज्यों के द्वारा। जीएसटी में क्या स्थिति है इस पर देखते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ पर कर लगाने एवं वसूलने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ऐसी बात नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ पर कर लगाना और वसूलना भारत सरकार भी करती है और राज्य सरकार के द्वारा भी किया जाता है। भारत सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी उत्पाद कर वसूल करती है, जबकि राज्य सरकार इस पर वैट यानी बिक्री कर वसूल करती है। तो दोनों के द्वारा वसूल किया जाता है, केवल केंद्र के द्वारा नहीं है ये, तो ये गलत हो जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी कर नहीं लगाया जाता है, ये बात सही है, अभी नहीं लगता है, लेकिन ये जीएसटी में शामिल जरूर है, कर लगता नहीं है। शामिल होने के बावजूद कर नहीं लगता है, और कर तब लगेगा जब इसका निर्णय जीएसटी परिषद कर देगी। शामिल है, जैसे मान लो शराब पर उत्पाद शुल्क जीएसटी में शामिल ही नहीं किया गया है, सीमा शुल्क जीएसटी में शामिल ही नहीं है। राज्य का जो पहले देखते थे ना, बिहार में जब शराबबंदी नहीं थी, पॉलिथीन बिकता था, बिहार उत्पाद लिखा रहता था। ये राज्य सूची का कर है शराब पर उत्पाद शुल्क, और इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। केंद्रीय करों में सीमा शुल्क जीएसटी में शामिल नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी में शामिल हैं, लेकिन जीएसटी इस पर लगता नहीं है। ये लगेगा कब, इसका निर्णय जीएसटी परिषद को करना है ना। अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए जीएसटी पेट्रोलियम पदार्थों पर नहीं लगाया जाता है। तो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित संविधान संशोधन की अधिनियम की धारा 12(3) के अनुसार जीएसटी परिषद इन मदों पर कर किस दिनांक से लगाएगा, इसकी सिफारिश करेगी। यानी शामिल है, निर्णय जीएसटी परिषद को करना है कि इस पर पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी कब से लागू होगा। तो ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। और वर्तमान में ऑटो ईंधनों पर यानी पेट्रोलियम पदार्थ पर केंद्र सरकार के द्वारा उत्पाद शुल्क और राज्य सरकार के द्वारा वैट या बिक्री कर वसूल किया जाता है। तो ये तो सही है ना। तो ये भी सही है, ये तीन सही है। केंद्र सरकार लगाती और वसूलती है, यही कथन गलत है। यानी पेट्रोलियम पदार्थ, एक बात तो यह है, पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी में शामिल है लेकिन लगता नहीं है इस पर जीएसटी। दूसरा, कब से जीएसटी पेट्रोलियम पदार्थ पर लगेगा,
ये निर्णय जीएसटी परिषद को करना है, जो जीएसटी से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। केंद्रीय वित्त मंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। और तीसरा, अभी वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थों पर संघ सरकार के द्वारा उत्पाद शुल्क और राज्य सरकार के द्वारा वैट या बिक्री कर वसूल किया जाता है। तो ये 3 सही है, गलत केवल ये होता है। ठीक है, तो यही 7 क्वेश्चन थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राथमिक पूंजी बाजार वह होता है जिसमें कोई भी कंपनी अपना नया शेयर जारी करती है। द्वितीयक शेयर बाजार वह होता है जहां कंपनियों के पुराने शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। स्टॉक एक्सचेंज जहां भी हैं दुनिया भर में सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में ही शामिल होते हैं, जबकि प्राइमरी मार्केट की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो पेपर वगैरह में भी आते रहता है, तो पूरा देश ही हो जाएगा। दूसरा, चालू खाते में भुगतान संतुलन के चालू खाते में वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार शामिल होता है। इससे जो भी लेन देन होता है उसका लेखांकन चालू खाते में किया जाता है। वस्तु और सेवा से संबंधित जो भी व्यापार है, पूंजी खाते में 5 मदों को शामिल किया गया है। सभी प्रकार के ऋण इसमें शामिल होते हैं, सभी प्रकार के निवेश इसमें शामिल होते हैं, विदेशी सहायता शामिल होती है, एनआरआई की जमायत शामिल होती है और रुपया ऋण देनदारी। यही 5 मद हैं जो पूंजी खाते में शामिल किया जाता है। ये तीनों वस्तु या सेवा के व्यापार से संबंधित है, जबकि एफडीआई निवेश है। विदेशी निवेशकों के द्वारा देश के भीतर जो उत्पादन इकाई लगाया जाता है या कि पहले से स्थापित उत्पादन इकाई का अधिग्रहण किया जाता है, उसी को एफडीआई कहा जाता है। तीसरा, नाबार्ड। नाबार्ड अभी वर्तमान में 100% भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन संस्था है। इसमें लगी हुई 100% पूंजी भारत सरकार की ही है। अब वर्तमान में 2019 के बाद से ही इसमें आरबीआई की हिस्सेदारी नहीं रह गई है, तो अभी ये 100% भारतीय सरकार के अधीन है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि ऋण सस्ता हो गया है। और ऋण सस्ता होता है जब ब्याज दरों में कटौती कर दी जाती है। सस्ता चीज लेने की तो सबकी इच्छा रहती है, नहीं, ऋण सस्ता हुआ तो ऋण लेने वालों की लाइन बड़ी हो जाती है और लोग ऋण लेते हैं तो निवेश करते हैं, तो निवेश में बैठ जाता है। मनरेगा में मजदूरी दर का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक के आधार पर किया जाता है और मजदूरी दर का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। 2024-25 के लिए जो मजदूरी दर का निर्धारण किया गया है वो बिहार के लिए 245 रुपया प्रतिदिन तय किया गया है, निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार होगा और यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को विदेश में पहले मिला है चाबहार, लगता है पिछले ही साल मिल गया था, 2023 2022 में ही मिल गया है या 23 में भी मिला है तो। और दूसरा, सितवे बंदरगाह म्यांमार के संचालन की जिम्मेवारी भी भारत सरकार को मिली है। भारत सरकार की ही कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, तो भारत को मिली है। और पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी में शामिल है, लेकिन लगता नहीं है। कब से लगेगा इसका निर्णय जीएसटी परिषद को करना है। वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थों पर संघ सरकार के द्वारा उत्पाद शुल्क और राज्य सरकारों के द्वारा वैट या बिक्री कर वसूल किया जाता है। इसलिए अलग अलग राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत अलग अलग हो जाती है, क्योंकि वैट राज्यों द्वारा अपने हिसाब से वसूल किया जाता है। तो यही 7 क्वेश्चन थे, इसमें से जरूर पूछा जाना चाहिए। वैसे समझ तो स्पष्ट होती है, यही लाभ है। कल दीपावली है,
कल क्लास नहीं है, आपका सेशन ये नहीं रहेगा, परसों भी नहीं रहेगा, क्योंकि दिवाली मनाने के बाद लोग लेट से सोएंगे तो लेट से उठेंगे ही, तो दिक्कत होगी क्लास में। इसलिए कल भी क्लास नहीं है, परसों भी क्लास नहीं है। अब आपका अगला क्लास, और अगला क्लास तो लगता है कि फ्राइडे को, सैटरडे को हो जाएगा, तो सैटरडे संडे तो क्लास होता नहीं है। इसलिए अब आपका ये सेशन जो है मंडे को होगा, और मंडे जितना तारीख पड़ता होगा मंडे को ही हो पाएगा, क्योंकि बृहस्पति को दीपावली है, शुक्रवार को क्लास नहीं होगा, सैटरडे संडे क्लास होता नहीं है। तो अब सीधे हम लोग अगले सेशन में, जो हम लोगों का 42वां सेट होगा, उसी दिन मिलेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। मंडे को मुलाकात होगी।